गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं अकाउंटेंसी के पास्ट बोर्ड एग्ज़ाम पेपर्स वो हमने शुरू किए हैं। और जैसा कि आपको पता है, हम अब तक इसमें 2015 तक के पेपर्स सॉल्व कर चुके हैं। रिवर्स सीरीज में हम चल रहे हैं। 2020, 19, 18, 17, 16 और 15 तक के हम पेपर्स यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। आज का हमारा जो पेपर है वो आप देख सकते हैं। 2014 में जो क्वेश्चंस अपन से पूछे गए थे, 2014 का पेपर है बच्चों, और ये चैप्टर नंबर 1 की बात अपन कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखते हैं क्या क्वेश्चन अपन से पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, अवैध साझेदारी की कोई 2 परिस्थितियाँ बताइए। 2 परिस्थितियाँ पूछिए बच्चों अवैध साझेदारी की, और 2 नंबर का प्रश्न ये आया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए, इसका आंसर अपने को दे रखा है बच्चों। अवैध साझेदारी की 2 परिस्थितियाँ जो है वो निम्न प्रकार हैं। जब एक जो वैध साझेदारी होती है वो वैध साझेदारी क्या बन जाती है, अवैध बन जाती है। कब? जब साझेदारों की संख्या बच्चों कितनी हो जाए, 50 से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एक साझेदारी फर्म जो है बच्चों वो अवैध हो जाती है। और जब एक शत्रु देश के नागरिक को फर्म का साझेदार बना लिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में भी जो वो साझेदारी फर्म होती है बच्चों वो अवैध हो जाती है। 2 situations of illegal partnership are as follows: when a legal partnership becomes illegal, when number of partners is less than 2 or more than 20। बिल्कुल सही है, 2 से कम और 50 से ज़्यादा हो जाए। और when a person of an alien nation is admitted as a partner in a firm, शत्रु देश के नागरिक को साझेदार बना लिया जाए तो वो फर्म अवैध हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो अपन से पूछा है बच्चों 2014 के पेपर में। ठीक है, पवन और राजू एक फर्म में साझेदार हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 को उनकी पूंजी के इन्होंने 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए लगाए हैं। क्या लगाई है इन्होंने? पूंजी लगाई है बच्चों। 1 अप्रैल को लगाई है वर्ष के प्रारंभ में, और वर्ष के दौरान साझेदारी में उन्होंने निम्न प्रकार जो है बच्चों यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी की बात और कह रखी है। पवन के द्वारा 2 बार पूंजी लगाई गई है, 1 जुलाई 2012 को 50,000 रुपये और 1 दिसंबर 2012 को 1 लाख रुपये। राजू के द्वारा 1 सितंबर को 1,20,000 रुपये लगाए गए हैं। सितंबर यहाँ पर डेट दे रखी है। और वर्ष 2012-13 का अपने को जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। और क्वेश्चन में पूछा है पवन और राजू की पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज पूछा है बच्चों। पूंजी पर ब्याज का क्वेश्चन, और मैं आपको याद दिला दूँ यह क्वेश्चन भी 4 नंबर का पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में 2014 में। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये इस क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अपन प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए क्योंकि देखो ओपनिंग कैपिटल के अलावा पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल और लगाई थी, इसलिए हम यहाँ पर बात प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं। तो 1 अप्रैल को आप देखते हैं, 1 अप्रैल 2012 को बच्चों 2 लाख और 3 लाख की पूंजी लगाई है। तो 1 अप्रैल से अगर अपन काउंट करें 31 मार्च 2013 तक पूरे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का प्रोडक्ट 24 लाख और 36 लाख होता है। यानी 12 से इस अमाउंट को अपन क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद में 1 जुलाई 2012 को इसने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाए हैं। किसने लगाए हैं? पवन ने लगाए हैं 1 जुलाई को। अगर आप 1 जुलाई से लेकर देखो, अकाउंटिंग जो हमारा क्लोज हो रहा है वो 31/3/2013 को हो रहा है। तो आपको जितनी भी डेट्स जो पीरियड यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो 1 अप्रैल से लेकर, या जो भी डेट आपको यहाँ पर दे रखी है उस डेट से लेकर 31 मार्च तक काउंट करना है। यानी कि जो आपका एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर है वहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 जुलाई से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक आपके पास 9 मंथ्स होते हैं, और 50,000 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 450 होता है। इसके बाद में 1 सितंबर को इसने कैपिटल लगाई है 1,20,000 की, और 1 सितंबर से अगर आप काउंट करेंगे तो आपकी ये 7 मंथ्स हो जाते हैं, और 7 मंथ का इससे मल्टीप्लाई करने पर 8,40,000 होता है। और 1 दिसंबर को यहाँ पर पवन ने कैपिटल फिर लगाई है 1 लाख रुपए की। 1 दिसंबर से 31 मार्च तक आप काउंट करते हैं तो आपके 4 मंथ आते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई करने में 4 लाख होता है। इस प्रकार इस प्रोडक्ट का हम टोटल कर लेते हैं।
पवन का टोटल और राजू का टोटल, दोनों का टोटल इस प्रकार आ जाएगा। और फिर अब अपन इसके कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। आर एन पर ब्याज कैसे, पूंजी पर ब्याज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12, ये एक फॉर्मूला होता है। ये प्रोडक्ट का टोटल दे रखा है 32,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12, ये होता है 27,083.33। और राजू का अगर अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं तो 44,40,000 इंटू 10 और 100 डिवाइडेड बाय 12, ये होता है 37,000 अमाउंट कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, देखिए वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें, ये आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से बनाए गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है आप ज़रूर उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जो पास में दे रखा है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास बोर्ड पेपर 14 का। तो देखिए, किरण और सुलेखा दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 1,80,000 रुपये दे रखी है। पूंजी पर 10% यहाँ पर ब्याज है और लाभों को 2:1 में बांटते हैं। प्रॉफिट बांटने का रेशो क्या दे रखा है बच्चों, 2:1। उन्होंने रेणु को नया साझेदार बनाया है और उसे लाभों में 1/4 हिस्सा दिया जाएगा और गारंटी दी गई है कि उसको कम से कम 40,000 रुपये का लाभ वार्षिक मिलेगा। यानी कि उसका एक तो लाभ का हिस्सा 1/4 है और लाभों में उसको 40,000 रुपये गारंटी मिली है। अच्छा, रेणु ने अपनी पूंजी 60,000 रुपये यहाँ पर लगाई है, ठीक है, पूंजी के रूप में लेकर आई है। तो एक बात ध्यान रखो बच्चों, जो पूंजी पर ब्याज मिलता है वो पुराने साझेदारों को भी मिलेगा और नए साझेदार को भी मिलेगा। तो नया साझेदार 60,000 की पूंजी लेकर आ रहा है, उसको भी ब्याज लगेगा। रेणु को अपने 1/4 हिस्से से जो ज़्यादा लाभ मिलेगा, यानी मैक्सिमम कितना मिलना है, 40,000 मिलना है, तो पहले तो क्या करेंगे, उसको 1/4 देंगे। अब 1/4 देने के बाद देखेंगे 40,000 में कितना कम पड़ रहा है, और जो भी कम पड़ रहा होगा उस अमाउंट को यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बच्चों, गारंटी का जो अंतर की राशि होगी उस राशि को किरण और सुलेखा ये दोनों मिलकर 4:1 में वहन करेगी। ठीक है, वर्ष के अंत में पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले हमारे को 1,44,000 रुपये का क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। लाभान्य नियोजन खाता पूछा है, 4 नंबर का इक्वेशन आया था। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों। ये इंग्लिश वर्जन है इस क्वेश्चन का, आप यहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अपन से पूछा है 31 मार्च 2014। नेट प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 1,44,000 रुपये का। सबसे पहले अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। 10% ब्याज इन्होंने बोला था। किरण की कैपिटल यहाँ पर अपने को जो दे रखी थी 1,00,000 रुपये दे रखी है, उसका 10%, इसकी पूंजी 80,000 है और इसकी पूंजी 60,000 है। ठीक है, तो जो कैपिटल इन्होंने लगाई है उसका इंटरेस्ट यहाँ पे लग जाएगा, 24,000 रुपये इसका इंटरेस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इस 1,00,000 जो आपको 44,000 दे रखा है, इसमें से सबसे पहले तो आप 24,000 कम कर दो। 24,000 कहाँ का कम कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब आपके पास प्रॉफिट कितना बचा, 1,20,000। अब आप क्या करो, इस 1,20,000 में से पहले आप जो है रेणु को उसका प्रॉफिट दे दो। रेणु को देना है और रेणु का प्रॉफिट देना है 1/4। और 1/4 अगर मैं निकालता हूँ तो ये होता है बच्चों 30,000। यानी रेणु को हम पहले क्या करेंगे, 30,000 रुपये का प्रॉफिट दे देंगे। अब आप देखो 1,20,000 आपके पास है, उसमें से आपने 30,000 रुपये का प्रॉफिट दे दिया, तो आपके पास कितना बचा, 90,000 रुपये का प्रॉफिट बच गया। और इस 90,000 का प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, किरण और सुलेखा का जो अनुपात दे रखा था, कितना अनुपात, 2:1, तो इसमें बांट देंगे 60,000 और 30,000। अब आप देखिए, रेणु को यहाँ पर कितना मिला, 30,000 रुपये का लाभ मिला है। मिलना कितना चाहिए था, 40,000 रुपये मिलना चाहिए था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था। तो देखो 40,000 मिलना चाहिए था, मिला 30,000 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि गारंटी से अगर कम अमाउंट मिलेगा तो उसे 4:1 में बांटेंगे। तो 4:1 में बांट देंगे किसको, इस 10,000 को, तो ये आ जाएगा 8,000 और 2,000। तो 8,000 और 2,000 रुपये का यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। गारंटी टू रेणु 8,000
और गारंटी टू रेणु 2000। तो 8000 तो यहाँ से माइनस करेंगे बच्चों और 2000 रुपये यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों साझेदारों ने गारंटी दी है। तो क्या करेंगे, 8000 रुपये यहाँ पर ऐड कर देंगे और 2000 रुपये यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस प्रकार से रेणु का टोटल प्रॉफिट जो मिलना चाहिए वो 40,000 मिल जाएगा। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा इसके बारे में। तो अपने को देखो 1,44,000 का प्रॉफिट है और इसमें से आपने 24,000 का इंटरेस्ट दे दिया। 24,000 का देने के बाद आपके पास 1,20 बचा। 1,20 का आपने पहले 1/4 निकाला, 30,000 रुपये होता है। 30 आपने रेणु को पहले दे दिया। 30 देने के बाद 90 बचा और 90 को आपने 2:1 में बांट दिया, 60,000 और 30,000। फिर आपने देखा कि रेणु को कम से कम 40 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला 30 ही है, तो 10,000 कम पड़ रहा है। उस 10,000 को 4:1 में बांट दिया, तो ये 8,000 और 2,000 आएगा और यहाँ से माइनस कर देंगे। अच्छा, इस प्रकार से किरण का अगर प्रॉफिट देखें तो 52,000 हो जाएगा, क्योंकि 60,000 में से 8,000 घटाएंगे। और सुलेखा का अगर अपन देखें तो यहाँ पर 28,000 रुपये आ जाएगा बच्चों। 30,000 में से हम क्या करेंगे, 2,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो ये पेपर है 2014 का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए आज अपन इसी वीडियो में 2013 के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं बच्चों। तो बोर्ड के एग्ज़ाम 2013 में चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी बात अपन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था बच्चों, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले 4 नियम कौन से हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम मानते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, और 2 नंबर का प्रश्न ये 2013 में पूछा गया था। तो देखिए, राइट एनी 4 रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर दे रखा है। किस प्रकार अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। साझेदारी संलेख के अभाव में हमारे पास जो नियम लागू होते हैं, लाभ विभाजन अनुपात के संबंध में पहला नियम ये लागू होता है कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि का जो विभाजन होगा वो कौन से अनुपात में होगा, समान अनुपात में होगा। पूंजी पर ब्याज की अगर हम बात करें तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारी संलेख जब लागू नहीं होता है तो किसी भी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। आहरण पर ब्याज की बात अगर हम करें तो आहरण पर ब्याज उनको दिया जाता है। साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर फर्म कोई ब्याज नहीं लेगी, यानी आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। और अगला पॉइंट है साझेदारों को पारिश्रमिक। साझेदारों को पारिश्रमिक यानी कि वेतन, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा। कब, जब साझेदारी संलेख लागू नहीं होती है। तो देखिए बच्चों, साझेदारी संलेख के लागू नहीं होने पर हम साझेदारों को ये 4 पॉइंट यहाँ पर लागू करते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 1 जो 2013 के पेपर में पूछा गया था। इसके बाद में देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन जो अपने को यहाँ पर दे रखा है इस चैप्टर का, इस पेपर का इसका इंग्लिश वर्जन हमारे पास है। आंसर का इंग्लिश वर्जन अपन देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से समझ सकते हैं। प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, और नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक to get any salary commission for taking part in the running business of firm। इसके बाद में देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन अपने को यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, पवन एक फर्म में साझेदार है। पवन की बात यहाँ पर आई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 31 मार्च 2012 को जो ईयर समाप्त होता है उसमें उसने आहरण किया है। तो देखो आहरण पर ब्याज का क्वेश्चन हमारे पास आता है। 1 जुलाई 2011 को इसने 20,000 रुपये का आहरण किया है। 31 अगस्त को इसने 40,000 रुपये का आहरण किया है। और 1 अक्टूबर को अगर देखें तो इसने 10,000 रुपये का आहरण किया है। 31 जनवरी को अगर देखें तो इसने 5,000 रुपये का आहरण किया है। 1 मार्च को इसने 5,000 रुपये का आहरण किया है और 31 मार्च को इसने 10,000 रुपये का आहरण किया है। आहरण पर ब्याज अपने को कैलकुलेट करना है 12% वार्षिक की दर से, और आहरण पर ब्याज की गणना 4 नंबर का ये क्वेश्चन अपन से पूछा गया। देखो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ में लेने वाले बच्चों आपको अच्छे से पता है, गुणनफल विधि काम में लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आहरण की राशि जो है अलग अलग डेट पर इन्होंने की है, अलग अलग राशि का आहरण किया है। देखिए इसका सॉल्यूशन अपन किस प्रकार से दिखा सकते हैं। उससे पहले तो आप ये इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए क्वेश्चन का। अगर आपने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसको इंग्लिश वर्जन यहाँ से समझ सकते हैं इसका। इसके बाद में देखिए बच्चों हमारे को आहरण पर ब्याज कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल अपने को बनानी पड़ेगी। देखिए टेबल किस प्रकार से बनाएंगे, ये अपने को देखो यहाँ पर दे रखा है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले 1 जुलाई को इसने आहरण किया है 20,000 रुपये का। अब आप 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है वहाँ तक मंथ काउंट करेंगे। 1 जुलाई से 9 मंथ होते हैं।
31 अगस्त को इसने 40,000 रुपये का आहरण किया है। 31 अगस्त 2011 से 31 मार्च तक 7 महीने होते हैं। फिर 1 अक्टूबर से अगर काउंट करते हैं तो ये 6 महीने होते हैं। और इसके बाद में जो है बच्चों 31 जनवरी अपने को दे रखा है, 5,000 रुपये का आहरण इन्होंने किया है, 2 महीने यहाँ पर आ जाते हैं 31 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। और 1 मार्च को 5,000 रुपये का आहरण किया है तो महीनों की संख्या 1 हो जाएगी। और 31 मार्च को अगर आहरण किया है तो महीनों की संख्या यहाँ पर होगी बच्चों 0 और राशि है 10,000 रुपये। अब क्या करोगे, जो मंथ आपको दे रखा है इस मंथ को आपको क्या करना है, अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है और आपका गुणनफल आ जाएगा। तो देखिए 20,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 40,000 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 10,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 5,000 को वापस 1 से मल्टीप्लाई किया और 10,000 रुपये को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और 10,000 लिख देते हैं। 5,35,000 रुपये हमारा टोटल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 100/12, ठीक है। और ये फॉर्मूला अपन लगा देंगे। इस प्रकार आहरण पर ब्याज हो जाता है 5,350 रुपये। तो ये था बच्चा अपना इस एग्जाम्पल जो अपने को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर अपन से, क्वेश्चन नंबर 2 था ये, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात अपन यहाँ पर करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो थ्योरी का पूछा गया है 2013 के पेपर में, 4 नंबर का प्रश्न ये पूछा गया था बच्चों। स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खातों में क्या पूछे, 4 अंतर पूछे। तो अंतर वाला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स फॉर मार्क्स का। तो देखिए बच्चों हमारे पास ये आखिरी क्वेश्चन है 2013 के पेपर का, इसको आप अच्छे से समझिएगा। स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खातों में अंतर। देखो 4 नंबर का एक प्रश्न अंतर का यहाँ पर बनता है और जब भी अंतर का प्रश्न आता है हम टेबल बनाकर इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो अंतर का आधार सबसे पहले आ गया खातों की संख्या। बात करते हैं स्थिर पूंजी विधि में, हम सब जानते हैं स्थिर पूंजी विधि में 2 अकाउंट खोले जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस विधि में एक खाता खोला जाता है जिसका नाम है पूंजी खाता। पूंजी खाते का शेष तब तक नहीं बदलता है जब तक कि पूंजी में वृद्धि या कमी नहीं की गई हो। तो पूंजी खाते का शेष आपको जो है शेष में परिवर्तन नहीं करना है, शेष में परिवर्तन नहीं होता जब तक कि हम पूंजी में वृद्धि या कमी नहीं करते हैं। तो पूंजी खाते का शेष फिक्स रहता है स्थिर पूंजी विधि में। अगर कोई साझेदार पूंजी एक्स्ट्रा लगाता है या पूंजी निकाल लेता है तभी परिवर्तन होता है। पूंजी खाते का शेष प्रत्येक व्यवहार के साथ बदलता रहता है। परिवर्तनशील पूंजी विधि में बच्चों पूंजी का शेष लगातार बदलता रहता है। स्थिति का पूर्ण ज्ञान अगर बात करें स्थिर पूंजी विधि में, तो स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत जब तक दोनों खातों का पूंजी खाता और चालू खाता दोनों को सम्मिलित रूप से नहीं देखें तब तक साझेदार की पूंजी स्थिति की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, इसलिए दोनों को एक साथ देखना पड़ता है। लेकिन परिवर्तनशील पूंजी विधि में ऐसा नहीं है बच्चों। इस विधि के अंतर्गत पूंजी खाता देखते ही अपने को सारी स्थिति ज्ञात हो जाती है क्योंकि सारे व्यवहार एक ही जगह होते हैं। अब बात करते हैं क्रेडिट या डेबिट शेष की। तो देखिए पूंजी खाते का हमेशा क्रेडिट शेष होता है स्थिर पूंजी विधि में, और यहाँ पर जो है डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं क्योंकि सारे बैलेंस एक साथ एक ही जगह दिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी आ जाता है। तो ये था बच्चों आपका बोर्ड का पेपर 2013 के क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में जो है 2012 और 2011 दोनों के क्वेश्चंस एक साथ इसके अंदर हम अपलोड करने वाले हैं, तो आप उनको अच्छे से देखिएगा, रिवीजन करिएगा और अपनी नोटबुक के अंदर इनको जो है अच्छे से उतार लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखा करो, अच्छा लगे आप इसको लाइक किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगर चैनल पर नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो काफ़ी आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।